नमस्कार, मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। जब बच्चे खिलौनों से आगे बढ़कर खुद मशीनें बनाने लगे, तो समझ लीजिए भविष्य तैयार हो रहा है। केरल के स्कूलों में आज यही हो रहा है। यहाँ बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे, बल्कि रोबोट बना रहे हैं, सेंसर जोड़ रहे हैं और अपना कोड खुद चला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक बड़ा शब्द नहीं रहा, बल्कि क्लासरूम की रोज की सीख बन चुका है। देखिए आखिर कैसे स्कूलों से तैयार हो रहा है भारत का डिजिटल भविष्य। मुन्नार की वादियों और कोची की लहरों के बीच एक नई हलचल है। केरल के स्कूलों में अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड और कॉपियां नहीं दिखती, बल्कि रोबोटिक्स किट्स, सेंसर और लैपटॉप भी नजर आते हैं। बच्चे अपने हाथों से रोवर बना रहे हैं, कोड लिखते हैं, अपलोड करते हैं और जैसे ही कमांड देते हैं, मशीन चल पड़ती है, लाइट्स जलती हैं, सेंसर काम करते हैं और कॉरिडोर में दौड़ती रोवर कार बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ले आती है। I think in programming and robotics, I want to create my own things when I grow up. I am making my own stuff right now, and the camps, we have camps also, school camp, district camp. So those are really helpful. I personally have went to those camps. I think apart from the regular classes, those camps really teach us a lot. स्कूलों में लगाए जा रहे कैंप और वर्कशॉप्स बच्चों को किताबों से आगे ले जा रहे हैं। यहाँ सीखना सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। बच्चे खुद मॉडल तैयार करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर सुधारते हैं। यही असली सीख है। अब मिडिल और हाई स्कूल के सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है। मतलब बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं सीख रहे, वो ये समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बनती कैसे है। When you learn robotics and AI and many other that, there are a lot of opportunities. You can get jobs and you can do projects, you can help people, you can make a better future for yourself. क्लासरूम का माहौल भी बदल चुका है। पढ़ाई अब एक तरफा नहीं रही। टीचर्स खुद एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हर छात्र की समझ के हिसाब से सवाल तैयार करते हैं। मुश्किल टॉपिक्स को आसान तरीके से समझाया जाता है और सबसे अहम बात, शिक्षकों को भी एआई टूल्स और उनके सही इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी सीखने की ये यात्रा सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षक भी इसमें बराबर के भागीदार हैं। Seeing is believing. In English, we have a very popular saying, what we see, we believe. So students, when they see all these techniques and various tools, and when they are used to that, they learn much better. Whereas a teacher's presence and time is limited. Whereas in the modern technology, when you go with the technological based learning, the students have more time there to spend with the AI according to his comfort, according to his time and according to his schedule. So that is more free to adapt for the learners. ये बदलाव सिर्फ स्कूल की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। घरों में भी इसका असर साफ दिखता है। जिस उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, आज वो खुद रोबोट बना रहे हैं। जब एक बच्चा अपने बनाए प्रोजेक्ट को घर लाता है, तो माता पिता की आंखों में जो गर्व होता है, वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं, बल्कि भविष्य का होता है। All the parents will be very proud if his kids are working with this AI, because it is very important nowadays. I think everywhere there is AI. Everything is comes under this AI. So if my kid is a part of AI, then I must be absolutely, I will be very much proud of myself, because my kid is working in the field which is nowadays it is maybe I think in future it will be moving the nation. And if my kid is a part of it, I mean that he is also a part of the thing which is moving our nation. So I may be very much proud. छोटे रोवर कार्ट से लेकर बड़े करियर के सपनों तक केरल के ये क्लासरूम एक नई सोच तैयार कर रहे हैं। यहाँ एआई को डर के रूप में नहीं, अवसर के रूप में देखा जा रहा है। बच्चे समझ रहे हैं कि आने वाला समय डिजिटल है और अगर उन्हें आगे बढ़ना है, तो टेक्नोलॉजी को समझना और बनाना दोनों जरूरी है। अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं, तो क्या आपने कभी काला चावल टेस्ट किया है?
जी हाँ, काला चावल पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही काला चावल आज छत्तीसगढ़ के खेतों से निकलकर देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। कई युवा किसान आज खेती कर रहे हैं और लाखों लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं धमतरी, जहां खेतों में उग रहा है काला हीरा। हरे भरे खेत, हवा में लहराती बालियां, लेकिन ध्यान से देखिए ये धान काला है। धमतरी जिले के हाथबंद गांव के युवा किसान थानेश्वर साहू ने इस अनोखी खेती को अपनाया। केमिकल छोड़कर प्राकृतिक तरीका, गोबर और गौमूत्र से बना जीवामृत और 3 एकड़ जमीन पर शुरू हुई काले चावल की खेती। आज सामान्य धान की तुलना में उन्हें ज्यादा आमदनी मिल रही है। मैं एक युवा किसान हूँ। मैं ब्लैक राइस का प्राकृतिक खेती करता हूँ, जिसमें मुख्य रूप से आप देख रहे हैं इस प्रकार से काला चावल की खेती है। और मुझे गजेंद्र, इस जो वैरायटी है गजेंद्र चंद्राकर है हमारे कुरुद से, तो उनके माध्यम से मुझे पता चला है कि ब्लैक राइस का काले चावल का खेती करने से इसमें जो आमदनी है बहुत ज़्यादा है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें एंथोसायनिन नाम का तत्व पाया जाता है। यही तत्व इसे गहरा रंग देता है और इसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर बनाता है। आज की युवा पीढ़ी हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से बाजार में काले चावल की कीमत सामान्य चावल से 3 से 5 गुना ज्यादा है। यानी स्वाद भी अलग और सेहत का फायदा भी। काला चावल, जिसको निषिद्ध चावल भी बोलते हैं या फॉरबिडन राइस के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सभी वे में अच्छा चावल माना गया है। जैसे कि जिसको बोला जाए तो पहली जो जानकारी इसमें जो पाई जाती है वो है औषधि गुण इसमें ज़्यादा रहते हैं। इसमें एक एंथोसायनिन कंटेंट रहता है जो इसको एक काला रंग प्रोवाइड करता है, और इसके कारण इसमें जो इम्यूनो बूस्टर क्वालिटी रहती है वो एंथोसायनिन कंटेंट से ही होती है। सेहत और मुनाफे की इस कहानी ने परसवानी गांव के किसान गजेंद्र चंद्राकर की जिंदगी बदल दी। एक रिश्तेदार की बीमारी के दौरान उन्हें काले चावल के गुणों के बारे में पता चला और उन्होंने इसकी खेती शुरू की। आज ये न सिर्फ खुद इसे उगा रहे हैं, बल्कि देश भर में इसके बीज भेज रहे हैं। उनकी और ऐसे किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत से काले चावल का निर्यात 800 से 1000 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। गोबर गौमूत्र से बनने वाला जो जीवामृत है उसका ही इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, और ज़्यादा विशेष इसमें कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी ये जो है एंटीऑक्सीडेंट तत्व से भरपूर है, तो ज़्यादा कीट पतंगा लगता नहीं है इसमें। छत्तीसगढ़ के अलावा भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ मैं ब्लैक राइस का बीज नहीं दिया हूँ या चावल नहीं दिया हूँ। अब ये कहानी खेतों से निकलकर बाजार और ब्रांडिंग तक पहुंच चुकी है। धमतरी जिला प्रशासन किसानों को एफपीओ और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल से जोड़ रहा है। पैकेजिंग यूनिट, ब्रांडिंग सपोर्ट और सब्सिडी, ताकि किसान सिर्फ उत्पादक नहीं एंटरप्रेन्योर बने। एपीडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर इस काले चावल को विदेशों में भेजने की तैयारी हो रही है। कुछ मात्रा जापान भेजी जा चुकी है और दुबई निर्यात की भी योजना है। मार्केटिंग और पैकेजिंग करने के लिए हम लोग समूह, जो एफपीओ समूह है, उसके साथ साथ हम लोग D2C ब्रांड को भी हम लोग प्रमोट करा रहे हैं, और इंडिविजुअल किसानों का भी हम लोगों ने PMFME के थ्रू हम लोगों ने केसेस बनाए, जिससे वो पैकेजिंग यूनिट बना के बाहर मार्केट में सेल कर पाए। कोरबा से धमतरी तक जैविक खेतों से निकला ये काला सोना सिर्फ जेब नहीं भर रहा, उम्मीद भी जगा रहा है। ये उम्मीद है कि खेती अब सिर्फ परंपरा नहीं, एक स्मार्ट करियर विकल्प भी बन सकती है। ये भरोसा है कि अगर सोच बदले तो मिट्टी भी स्टार्टअप बन सकती है। थानेश्वर और गजेंद्र जैसे युवा किसान साबित कर रहे हैं कि गांव की जमीन से भी ग्लोबल ब्रांड तैयार हो सकता है। आजकल आपने नोटिस किया होगा, चाय का कप हो या खाने की पैकेजिंग, प्लास्टिक की जगह कागज दिखने लगा है। ये सिर्फ छोटा बदलाव नहीं है, बल्कि बड़ी सोच का हिस्सा है।
देश में पेपर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, नई तकनीक, रिसाइकलिंग और खेती से जुड़े मॉडल के साथ। आखिर कैसे ये इंडस्ट्री विकास के साथ पर्यावरण की भी चिंता कर रही है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में आकांक्षा कागज के कप में कॉफी लेती हैं और पर्यावरण अनुकूल प्लेटों में स्नैक्स खाती हैं। उनका ये छोटा कदम दिखाता है कि रोजमर्रा की छोटी पसंद भी भविष्य को बेहतर बना सकती है। मैं जब पहले स्ट्रीट फूड वगैरह के लिए जाती तो वहाँ पे आई गेस हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि प्लास्टिक पेपर्स एंड प्लास्टिक स्पून्स यूज़ होते थे, जिसको हम यूज़ करके फेंक देते थे एंड देन वो इजीली डिकम्पोजेबल नहीं होता है। बट अब मैंने ये चेंज देखा है कि जितने भी स्ट्रीट फूड है हमारे, वो सब अब प्लास्टिक पेपर्स, प्लास्टिक कप्स, इवन वुडन स्पून्स यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अब ये अपवाद नहीं बल्कि आम बात बन चुकी है। शहरों और कस्बों में लोग और व्यवसाय दोनों कागज आधारित पैकेजिंग, कप, प्लेट, स्ट्रॉ और रिसाइकल बैग प्लास्टिक की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। Customer is very conscious about the usage of plastic. They want an alternate to the plastic, and when we say environmentally friendly alternate, then what is better than paper? So we are seeing a lot of connection with the today's customer's psyche with paper. We are quite upbeat for next at least 1 decade. I would say this is really going to go up. We are expecting a CAGR of more than 10%. नई दिल्ली में हुए पेपर एक्स इवेंट में देश दुनिया के उद्योग विशेषज्ञ जुटे, जहां पेपर और पैकेजिंग से जुड़ी नई तकनीकें और पर्यावरण को ध्यान में रखने वाले नए तरीके पेश किए गए। इस इवेंट में 700 से ज्यादा कंपनियां और 33,000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स ने हिस्सा लिया। I think paper demand is growing continuously, and I think many of the agencies has predicted a next 5 to 10 year demand growing at a CAGR of more than 7 to 10%. In last 2 years, as we can see, like government is supporting us, like they providing us subsidy. If we want to participate in the exhibition in domestic and in export, they support us. 600 से अधिक मीलों के साथ हमारे देश की पेपर और पैकेजिंग इंडस्ट्री अब दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी पेपर निर्माता है। फूड डिलीवरी, रिटेल और ई कॉमर्स की बढ़ती मांग के चलते भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैकेजिंग मार्केट बन गया है। तो ये जो तीसरे तरह का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज गुड एज ए ग्रेड पेपर होता है, जो वुड चिप पेपर होता है, और इसमें कोई एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारे पास आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग अच्छे से अच्छा पेपर बना सकते हैं। कागज को दोबारा काम में लेना अब इस उद्योग की सबसे बड़ी मजबूती है। इससे पैकेजिंग, पेपर बैग और कार्गेटेड बॉक्स की गुणवत्ता और टिकाऊपन में बढ़ोतरी हुई है। जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 20% है एग्रो फॉरेस्ट्री है, नॉट फॉरेस्ट। किसान उसे पैदा करते हैं, उनसे हम खरीदते हैं, एज ए क्रॉप वो पैदा करते हैं। बाकी 80% कागज एग्रीकल्चर वेस्ट और रिसाइकिल से बनता है। जो हम सड़कों पे कागज़ फेंक जाता है, जो घरों में इकट्ठा तो उससे बनाते हैं। तो बेसिक फाइबर तो वुड से ही आएगा, फॉरेस्ट्री से आएगा, तो उसके लिए भी हम ग्रो कर रहे हैं। सरकार का सहयोग इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभा रहा है। खेती आधारित उद्योगों को बढ़ावा, कागज का दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक को प्रोत्साहन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने जैसे कदम इस क्षेत्र को गति दे रहे हैं। उपभोक्ता, कंपनियां और सरकार मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और इसी वजह से देश की पेपर इंडस्ट्री तेजी से एक हरित और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रही है। खेलों की दुनिया बदल रही है।
आज का युवा नए अर्बन स्पोर्ट्स को भी पूरे जोश के साथ अपना रहा है। स्केटबोर्डिंग अब सिर्फ शौक नहीं रही, ये एक सपना बन चुकी है। असम के गुवाहाटी में युवाओं की एक नई कम्युनिटी उभर रही है, जहां पहियों पर दौड़ते सपने आकार ले रहे हैं। ये बच्चे सिर्फ स्टंट नहीं कर रहे, वे अपने लिए एक बड़ा भविष्य ओलंपिक तक का देख रहे हैं। भारत में खेलों का दौर तेजी से बदल रहा है। जहां कभी क्रिकेट और फुटबॉल का वर्चस्व था, तो वहीं आज की नई पीढ़ी साहसिक और शहरी खेलों की ओर आकर्षित हो रही है। इन्हीं नए खेलों में से एक नाम तेजी से उभर रहा है, स्केटबोर्डिंग। और आज हम इसी नए जुनून की कहानी को लेकर पहुंचे हैं असम के शहर गुवाहाटी में। मेरे ठीक पीछे है गुवाहाटी का ब्रह्मपुत्र नदी तट। एक ओर शांति से बहती विशाल ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरी ओर पहियों की सरसराहट के साथ उभरती नई ऊर्जा। और इस खेल को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है स्केट गुवाहाटी। गुवाहाटी में अब स्केटबोर्ड के पहियों की आवाज आम होती जा रही है। स्केट गुवाहाटी सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है। यहाँ अनुभवी खिलाड़ी नए बच्चों को सिखाते हैं, साथ में अभ्यास करते हैं और एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं आशीष दास। उन्होंने थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड डाउनहिल ट्रॉपिकल रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम लेकर जाना इस कम्युनिटी के लिए गर्व का पल था। उनकी इस उपलब्धि ने गुवाहाटी के युवाओं में नया जोश भर दिया। मेरा यहाँ पे एक स्केटबोर्डिंग कम्युनिटी है जो मैं काफ़ी 2-3 साल से चला रहा हूँ। सीख रहे मैं खुद भी सीख रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। बड़ा तो नहीं, एक छोटा सा विजन है कि इंडिया से कुछ ना कोई एक एटलीस्ट बंदा ओलंपिक पे जाए, रिप्रेजेंट करे इंडिया को। यहाँ अब लड़कियाँ भी बड़ी संख्या में इस खेल से जुड़ रही हैं। यहाँ आने वाली अर्ना एक ऐसी ही कॉलेज स्टूडेंट है जिन्होंने स्केटबोर्डिंग की शुरुआत एक शौक के तौर पर की थी, लेकिन अब ये उनका जुनून बन चुका है। वो रोज प्रैक्टिस करती हैं, नए ट्रिक सीखती हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। उनकी जैसी कई लड़कियां अब इस खेल में आगे आ रही हैं। एज अ वुमेन मैं रोज़ देखती थी टीवी में और ये इंस्टाग्राम में कि लड़के लोग बाहर अब्रॉड में स्केटबोर्डिंग करते हैं, और लाइक ये स्पोर्ट मुझे एक इंटरेस्ट आ गया इसमें, लेकिन क्योंकि बहुत कूल दिखता है, साथ में लाइक और एक साथ करते भी हैं, दोस्त भी बनते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ और तो मैं इस पे लाइक ज्वाइन कर लिया मैंने। स्केटबोर्डिंग ने टोक्यो ओलंपिक में पहली बार अपनी जगह बनाई और उसी के साथ दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए एक नया रास्ता खुल गया। गुवाहाटी में भी अब ये सपना दूर नहीं लगता। विवेक थामी जैसे युवा खिलाड़ी रोज नए ट्रिक्स सीख रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, भारत का प्रतिनिधित्व करना और एक दिन ओलंपिक में खेलना। और मुझे और भी 1-2 ट्रिक लैंड करना है, वो सब मेरा ड्रीम ट्रिक है, जैसे कि ट्रे फ्लिप और नॉली फ्लिप, ये सब। और मुझे लाइक इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक्स में। अगर जुनून हो, सही मार्गदर्शन मिले और टीम साथ खड़ी हो, तो छोटे शहरों से भी बड़े सपने उड़ान भरते हैं। गुवाहाटी की ये स्केटबोर्डिंग कम्युनिटी सिर्फ खेल नहीं खेल रही, ये आत्मविश्वास और नई सोच को आगे बढ़ा रही है। भारत का युवा आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। स्केटबोर्डिंग का ये कदम भविष्य की ओर एक सशक्त संकेत है। लखनऊ एक ऐसा शहर जो अपने अंदाज से पहचाना जाता है। तहजीब, स्टाइल और हुनर सब यहाँ एक साथ चलते हैं। यहाँ पुरानी कला सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज की फैशन और युवाओं की पहचान का हिस्सा है। और यकीन मानिए, यहाँ का एक कबाब और एक कुल्फी भी शहर की कहानी सुना देते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं लखनऊ की सैर पर। लखनऊ अपनी पहचान अपनी भव्य इमारतों से कराता है। रूमी दरवाजा शाही अंदाज में स्वागत करता है और हुसैनाबाद क्लॉक टावर शहर की रफ्तार को देखता रहता है। पुरानी दीवारों के बाहर
आज कारोबार बढ़ रहा है। भव्य इमारतों से कहानी अब चिकनकारी की बारीक दुनिया तक पहुंचती है। सादे कपड़े पर डिजाइन बनाए जाते हैं, फिर कारीगर बखिया, फंदा, मुर्री और जाली जैसे टांकों से उसे खूबसूरत बनाते हैं। धुलाई और फिनिशिंग के बाद यही कपड़े तैयार होकर दुनिया भर तक पहुंचते हैं। हर धागे में बसता है लखनऊ का नाम। देखिए बेसिकली इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया तो हमारे यहाँ 95% हर जगह माल जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया में जैसे दुबई हो गया आपका, काठमांडू हो गया, सिंगापुर हो गया, जैसी जैसी डिमांड होती है तो कस्टमर खुद कांटेक्ट करता है एंड उस हिसाब से वो परचेज़ करता है। जो भी इसको स्टॉक चाहिए रहता है, मैं फ़ोटोज़ भेजता हूँ व्हाट्सएप पे एंड उनको जो भी स्टॉक में जो चीज़ें उसमें समझ में आती है उस हिसाब से डिमांड, जिस प्रोडक्ट की उनको ज़्यादा लगती है उस हिसाब से वो परचेज़ करके मुझसे बाय करते हैं। भव्य इमारतों और चिकनकारी की बारीक कला के बीच लखनऊ आज एक नया अध्याय भी लिख रहा है। आसमा हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में डिजाइनर आसमा हुसैन पारंपरिक चिकनकारी को आधुनिक अंदाज दे रही हैं। नए सिलुएट्स, ज्यामितीय डिजाइन और समकालीन स्टाइल के साथ ये कला अब रैम से लेकर युवाओं की वार्डरोब तक पहुंच रही है। लखनऊ दिखा रहा है परंपरा भी ट्रेंड बन सकती है। We use modern silhouettes. We work on the modern contemporary designs. Sometimes we are, instead of making paisley or the flowers, we make some geometrical designs, and we are doing it on shirts, on skirts or scarves, and male shirts also for men. So that is how we keep it relevant for the youngsters. लखनऊ की गलियों में स्वाद सिर्फ खाने का नहीं, एहसास का होता है। टुंडे की गलौटी कबाब हो या प्रकाश की मशहूर कुल्फी, हर जगह परंपरा आज भी जिंदा है। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि मेहमान नवाजी और शहर की खास पहचान का स्वाद भी देता है। सड़कों पर लौटते ही एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। हवा में उठता धुआं, मसालों की खुशबू और तवे पर छनती आवाजें माहौल को खास बना देती हैं। पर्यटक लाइन में खड़े हैं, हाथ में कैमरे और चेहरे पर उत्साह। 1905 से मशहूर टुंडे कबाबी आज भी अपने गलौटी कबाब के लिए जाना जाता है। नरम, स्वादिष्ट और परंपरा से भरपूर, यही वो स्वाद है जिसने लखनऊ को पहचान दी। बस एक निवाला लेते ही समझ आ जाता है कि इसकी इतनी तारीफ क्यों होती है। हम क्वालिटी पर खास ध्यान रखते हैं। अभी तक हम तो फ्रेंचाइजी अभी नहीं दे रहे हैं। जो भी है अपना आउटलेट है, कमीनाबाद है, दूसरे कपूरथला है और तीसरे जो है वो हुसैनाबाद है और दोबग्गा है, लुलु मॉल है। तो ये अभी आउटलेट अपने ही चल रहे हैं। So Lucknow as such is so it has its own ancient philosophy in terms of the royalty which is there, in terms of the food and in the culture and especially the language. लेकिन लखनऊ कभी भोजन का अंत बिना मीठी विदाई के नहीं करता। प्रकाश कुल्फी पर रौनक फिर चरम पर पहुंच जाती है। ऑर्डर पर ऑर्डर, चम्मचों की खनक और भीड़ मिठाई से भी तेजी से पिघलती हुई। हर सर्विंग में यादें, जश्न और सुकून घुला हुआ है। हमारे यहाँ कुल्फी की खासियत ये है कि ये मतलब जो अभी पुराने तरीके से बनाई जाती है। जैसे इसका दूध जो होता है भट्ठी पे पकाया जाता है कोयले की आंच में, और इसका जमाने का प्रोसेस ये मटके में नमक और बर्फ़ डाल के इसको जमाया जाता है, जिससे इसका टेस्ट जो है और भी मतलब ज़्यादा निखल के आता है। मसालों से भरी रसोइयों से लेकर दुनिया तक पहुंचते फैशन के सपनों तक, लखनऊ शालीनता और तरक्की का खूबसूरत मेल है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।